हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। और इस पूरे चैप्टर को हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर निपटाने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो तो देखेंगे ही देखेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस वीडियो में कंप्लीटली भरोसा कर सकते हो। ये जो लेक्चर है, ये आप 100% सफिशियंट। ठीक, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हिस्ट्री जो है सो एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है और हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ डेट्स याद करनी पड़ती है। लेकिन क्या ये बात सच है? आज हम इसका भी आंसर जानेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चलो थोड़ा सा ट्रेवल करते हैं। लेट सपोज आप जो है सो घूमने के लिए जा रहे थे, और घूमने के लिए जा रहे थे, मान लो पहलगाम। पहलगाम। अब पहलगाम कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर जा रहे थे आप। ठीक। अब जा किससे रहे थे? तो आप जा रहे थे ट्रेन के माध्यम से, ट्रेन से जा रहे थे। ठीक। और किस दिन जा रहे थे? तो आप मान लो जा रहे थे 22 अप्रैल 2025 को। अब किसी को अगर इसके बारे में पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो दिल से मत ले लेना। अब उसके बाद देखो, आप ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, पहलगाम जा रहे थे। अब पहलगाम में देखो डायरेक्ट जो है ना वो रेलवे रेलवे स्टेशन वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो पहलगाम का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका नाम है उधमपुर। क्या नाम है उसका? उधमपुर। ठीक है। ये जो है सो पहलगाम से लगभग 210-220 किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस में है। अब जब आप ट्रेन से जा रहे थे तो आपके मन में एक सवाल आया, आप हो क्यूरियस इंसान, और आपके मन में एक सवाल आया कि यार ये जो ट्रेन है ना, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया था? इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया था? और इसके अलावा आपका जो क्यूरियोसिटी है यहीं पर समाप्त नहीं होता। अब आप आगे भी सोचते हो, आगे क्या सोचते हो? अब आगे सोचते हो कि यार ये जो ट्रेन है, जब ट्रेन नहीं थी तो लोग लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए किसका यूज करते थे? जब ट्रेन नहीं थी तो लोग लंबे लंबे डिस्टेंस कैसे कवर करते थे, कैसे ट्रेवल करते थे? अब कुछ बुद्धिमान इंसान, ज्ञानी लोग आएंगे और वो लोग कहेंगे कि ट्रेन नहीं है तो एरोप्लेन से करती होंगी। किससे करते होंगे? एरोप्लेन से करते होंगे। तो वैसे बुद्धिमान इंसान के लिए मैं बता दूं कि जो एरोप्लेन है, ये इसका मतलब 1903 में फर्स्ट टाइम इसे फ्लाई किया गया था। तो किसने किया था? तो राइट्स ब्रदर ने किया था। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एरोप्लेन बहुत बाद में आया है, एरोप्लेन बहुत बाद में आया है, ट्रेन पहले आया है। और सवाल क्या था आपका? सवाल ये था कि ट्रेन से पहले लोग लंबे लंबे डिस्टेंस को कैसे कवर करते थे। ठीक। अब इसके बाद हुआ क्या? आप उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए, आप स्टेशन पे उतरे, और जैसे ही आप स्टेशन पे उतरे तो आपको मन किया कि चाय पी जाए, थोड़ी सी चाय पी जाए। अब देखो, अगर आप ट्रेवल कर रहे होते 1960s 70s में, और आप मान लो जा रहे होते गुजरात। कहाँ पर? गुजरात। तो मे भी हो सकता है कि आपकी जो मुलाकात है वो किसी फेमस पॉलिटिशियन से हो जाए। आपकी मुलाकात किसी फेमस पॉलिटिशियन से हो जाए। लेकिन पहली बात, आप तो इस टाइम पे जा नहीं रहे हो। आप कब जा रहे हो? 2025 में। और दूसरी बात, आप गुजरात नहीं जा रहे हो। कहाँ पर जा रहे हो? जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वहां पर पॉलिटिशियन मिलने वाला नहीं है। ठीक। अब देखो, आप उधमपुर रेलवे स्टेशन में उतरे और आपका मन किया कि थोड़ी सी चाय पी जाए। अब आप चाय लेने के लिए गए, चाय पी रहे थे। जब आप चाय पी रहे थे तो आप हो भाई क्यूरियस इंसान, और आपके मन में फिर से आया सवाल। सवाल ये आया कि यार ये जो चाय है, इसकी शुरुआत इंडिया में किस तरीके से होगी और कब हुई, कैसे होगी
और कब होगी। ठीक है, कैसे होगी और कब होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि चाय जो है सो अचानक आ गया होगा, धीरे धीरे हुआ होगा स्टार्ट। ठीक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप जो है सो काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो, आपके मन में सवाल आ रहा है, और आपकी ये जो क्यूरियस क्वेश्चंस है, इसका जो आंसर है वो कौन देगा, तो उसका आंसर देगा हिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे जो सवाल हैं, हमारे जो पास्ट के जो सवाल हैं, उसका हमें जवाब मिल सके, उसका हमें आंसर मिल सके। ठीक। अब उसके बाद देखो, अब शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे डेट्स याद करने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेट्स भरा रहता है, और इसीलिए ये काफी ज्यादा बोरिंग फील होता है। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि हिस्ट्री जो है सो सिर्फ डेट्स का गेम नहीं है, बल्कि ये गेम है चेंजेस ओवर टाइम। मतलब आपको सारे डेट्स नहीं याद करनी है, आपको वही डेट्स याद करनी है जहाँ कुछ बदलाव हुआ हो। जैसे सभी को पता है कि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये डेट सभी को याद होती है। क्यों याद होती है? क्योंकि इस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिला था। हमें क्या मिला था? हमें इंडिपेंडेंस मिला था, मतलब इंडिया में बदलाव आया था, और इसीलिए ये डेट हम याद रखते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि लेट सपोज 13 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे पागल वागल हो क्या, इस डेट को क्यों याद रखें। क्यों याद रखें? मतलब इस दिन वैसा कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ था, और इसीलिए इस डेट का जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं है, और इसीलिए हम इसको याद नहीं रखते हैं। वहीं दूसरी ओर एक और डेट मान लो आप याद रखो, जैसे याद रखते हो 26 जनवरी 1950। अब आप बोलोगे कि मैं इन डेट को ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रीजन है भाई, रीजन ये है कि ये डेट लगभग सबको पता होती है। अगर मैं ऐसा डेट बोल दूं जहां पर किसी को पता ही ना हो, या फिर बहुत कम लोगों को पता हो, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो इस दिन जो हमारा कंट्री है वो एक रिपब्लिक कंट्री बना था। ठीक, और इसीलिए इस डेट को हम याद रखते हैं, मतलब चेंजेस यहाँ पर आया था। लेकिन वहीं इसके पीछे अगर हम जाएं, मान लो अगर हम चले जाएं 24 जनवरी 1950, तो इस दिन क्या हुआ था, तो बोलोगे इस दिन कोई मेजर चेंज नहीं आया था, और इसीलिए इसीलिए हम ये डेट याद नहीं रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री में डेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंजेस ओवर टाइम। चेंजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो, जो हिस्टोरियंस है ना, और खासकर जो अर्लियर हिस्टोरियंस हुआ करते थे, वे लोग फोकस करते थे जो रूलर्स हैं उनके ऊपर, और उनके वॉर्स के ऊपर में। मान लो किसी का डेथ हो गया, किसी का बर्थ हुआ, या फिर मान लो कोई वॉर लड़ी गई, तो उस पर फोकस किया जाता था, उस डेट को फोकस किया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके साथ साथ बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये सब क्या है? ये सब बेसिकली वॉर है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मुगल है वो कब से कब तक आया, मतलब रूलर्स का जो हिस्ट्री है उस पर फोकस किया गया। तो ये कौन करता था? तो ये करता था अर्लियर हिस्टोरियंस। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, ये स्टडी करता है कि जो लोगों का जो लाइवलीहुड है वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनका जो फूड एंड प्रोडक्शन कैसा है, साथ साथ जो सिटीज है और जो मार्केट है, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, और इसके अलावा जो सोशल एंड कल्चरल चेंजेस है सोसाइटी में, वो किस तरीके से आई। तो ये कौन स्टडी करता है? तो ये स्टडी करता है मॉडर्न हिस्टोरियंस। ठीक है। अब उसके बाद विच डेट्स मैटर, कौन सा डेट मैटर करता है। तो देखो, हमने पहले ही देखा कि डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। वही डेट इंपॉर्टेंट है जिसके साथ कोई इवेंट्स जुड़ा हो। डेट्स बिकम इम्पोर्टेंट व्हेन वी फोकस ऑन इवेंट्स। जब हम इवेंट पे फोकस करते हैं तब वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। अब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे ना, ये बेसिकली जो गवर्नर जनरल है, जो वायसराय है, इसके ऊपर में
फोकस किया करते थे। और कहीं ना कहीं ये जो इंडियन पीपल हैं, इनकी एक्टिविटीज को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, कहीं ना कहीं ये क्या है, तो ये बायस्ड है। ये कैसा है, बायस्ड है। ठीक। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद एक इंसान आया, और ये इंसान का नाम था जेम्स मिल। हालांकि ये आया नहीं था, ये लंदन में बैठा था। कहाँ पर था, लंदन में था। ये कभी भारत नहीं आया। लंदन में बैठे बैठे इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन में बैठे बैठे इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को बोला हिंदू पीरियड, सेकंड पार्ट को बोला मुस्लिम पीरियड, और थर्ड पार्ट को बोला ब्रिटिश पीरियड। और इसके साथ साथ ये जो जेम्स मिल्स भाई साहब है, इसका मानना ये था कि ये जो एशिया है, और खासकर जो इंडिया है, वो यूरोप से कम सिविलाइज है। मतलब यूरोप ज्यादा सिविलाइज है, और जो एशिया है वो कम सिविलाइज है। और इसका मानना ये था कि जो ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आई, जब एशिया में आई, तो कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करना स्टार्ट करा और सिविलाइज होना स्टार्ट करा। अब इसमें कितनी सच्चाई थी वो आपको भी पता है। अब देखो, ये तो इसने कह दिया, लेकिन इसकी बात में ना प्रॉब्लम थी। और प्रॉब्लम क्या थी कि इसने जिस तरीके से इंडिया को का जो हिस्ट्री है उसे कैटेगराइज करा, उसमें प्रॉब्लम थी। पहला प्रॉब्लम ये था कि जो फर्स्ट जो पार्ट था उसको इसने कहा कि हिंदू पीरियड। और क्या बोला था, हिंदू पीरियड नाम इसीलिए दिया क्योंकि इसने कहा कि इस समय जो हिंदू रूलर है वो डोमिनेट करते थे। मुस्लिम पीरियड इसलिए कहा क्योंकि इस समय जो है सो मुस्लिम लीडर्स, सॉरी मुस्लिम लीडर्स नहीं, मुस्लिम रूलर्स जो है सो डोमिनेंस किया करते थे। और ब्रिटिश रूलर पीरियड इसलिए कहा क्योंकि इस समय पर जो इंडिया में ब्रिटिश का राज चला करता था, और इसीलिए इसने इस तरीके से डिवाइड करा। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता था कि जब मुस्लिम रूलर्स जब हुआ करते थे, जिसको इसने मुस्लिम पीरियड कहा, उस समय भी बहुत सारे हिंदू रूलर हुआ करते थे। जिस पीरियड को इसने हिंदी हिंदू पीरियड कहा, उस समय पर भी बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे। और इसके साथ साथ इसने जो कह दिया कि ब्रिटिश जब आया तभी इंडिया में प्रोग्रेस हुआ, तभी इंडिया सिविलाइज हुआ, ये भी गलत था। गलत क्यों था, क्योंकि आपको पता हो कि जो ब्रिटिश है वो भारत क्यों आया था, तो भारत में ट्रेड करने के लिए आया था। और ट्रेड करने के लिए बेसिकली आपको अगर पता होगा तो भारत को पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया। क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया। ठीक है, इसका मतलब जो इंडिया जो है सो पहले से ही काफी ज्यादा सिविलाइज था, काफी ज्यादा प्रोग्रेस इंडिया में था। ठीक। अब देखो इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, जो हमने अभी बात करा वही प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि रिलीजन कैन नॉट डिफाइन अ होल पीरियड। अब रिलीजन जो है सो पूरे होल पीरियड को डिफाइन नहीं कर सकता। इसके साथ साथ मैनी कल्चरल एग्जिस्टेड टुगेदर, बहुत सारी जो कल्चर्स है वो साथ साथ एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा प्रोग्रेस एग्जिस्टेड इवन बिफोर ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के आने से पहले भी इंडिया में प्रोग्रेस एग्जिस्ट करता था। लेकिन ये जो है सो भूल चुके थे। क्यों भूले थे, क्योंकि ये लंदन में बैठे बैठे जो है सो किताब लिख रहा है, इमेजिन कर रहा है। अगर ये इंडिया आई होती तो शायद इन्हें इंडियन सोसाइटी के बारे में पता होता, बट आई नहीं थी। और उसका परिणाम ये रहा कि इन्होंने कुछ भी बोल दिया। अब देखो, जो अल्टरनेटिव पैरिडाइजेशन क्या है, तो जो हिस्टोरियंस है ना, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को और भी 3 तरीके से डिवाइड करा। कौन कौन सा तरीका, तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन इसके साथ भी समस्या थी। समस्या ये थी कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री खास करें, इसे यूरोप से बोरो किया गया था। और मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर जो यूरोप है, बेसिकली उनके देशों में फ्रीडम मिल रही थी, इक्वलिटी आ रही थी, और साथ साथ डेमोक्रेसी लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इस समय इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री हुआ करता था। मतलब यहाँ के लोगों को न ही इक्वलिटी मिली थी, न ही लिबर्टी मिली थी। और इसीलिए इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड ना कहकर अगर कॉलोनियल पीरियड कहा जाता, तो कहीं ना कहीं ये जो टर्म है ज्यादा एक्यूरेट होता। तो इसके साथ भी ये प्रॉब्लम थी। अब इसके बाद अभी हमने देखा कि कॉलोनियल पीरियड, तो ये जो कॉलोनी है ये होता क्या है। तो जैसे मान लो इंडिया, इंडिया, तो इंडिया पर कौन राज कर रहा था, तो इंडिया पर राज कर रहा था, इंडिया पर राज कर रहा था ब्रिटिश। कौन राज कर रहा था, ब्रिटिश। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है
ये इंडिया में बदलाव कर सकता है। ब्रिटिश जो है वो इंडिया में कंट्रोल करेगा। इसका मतलब इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। इंडिया जो होगा वो ब्रिटिश का क्या होगा, तो ब्रिटिश का ही एक कॉलोनी होगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर ब्रिटिश रूल कर रहा है इंडिया में, तो वो इकोनॉमिक, मतलब यहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट क्रॉप्स है और जो रिवेन्यू है उसे कलेक्ट करेगा। और इसके अलावा जो यहाँ की जो कल्चर है, जो वैल्यूज है, जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, उस पर लगातार ये चेंजेस करते थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसके बाद इसके बाद है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री को जानने का क्या क्या सोर्स है। तो बेसिकली तीन सोर्स होता था। फर्स्ट सोर्स होता था ऑफिशियल रिकॉर्ड, सेकंड सर्विस, एंड थर्ड नॉन ऑफिशियल सोर्सेस। तो देखो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होता था, ये क्या होता था, ये जैसे मान लो रिपोर्ट्स हो गई, एग्रीमेंट्स हो गया, लेटर्स हो गया, या फिर मतलब ये जो बेसिकली जो चीजें हैं, ये होता था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। और इन्हें जो है सो एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता था। और उन सुरक्षित जगह जैसे मान लो, इसके लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए आर्काइव्स बनाए गए, म्यूजियम बनाए गए, और साथ साथ रिकॉर्ड्स रूम बनाए गए। जो दूसरा जो सोर्स है वो सर्विस है। जैसे मान लो मैपिंग सर्विस हो गया, सेंसस हो गया, बोटानिकल सर्विस हो गया, जियोलॉजिकल सर्विस हो गया, और आर्कियोलॉजिकल सर्विस हो गया। तो इसका भी जो यूज है वो हिस्ट्री को समझने के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो नॉन ऑफिशियल सोर्स हैं, इसमें जो डायरीज हैं, जो लोगों ने, किसी ने डायरीज लिख दिया, तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी, मतलब खुद पर लिखी गई बुक्स। उसके अलावा जो ट्रेवलर्स का जो अकाउंट है, उसके अलावा जो लोकल न्यूज़पेपर हैं, जो नॉवेल्स है, जो पोएम है। तो ये जो सोर्सेस है, इसे कहा गया नॉन ऑफिशियल रिसोर्सेस। ठीक है। तो हिस्ट्री को पढ़ने का तीन तरीका था, तीन सोर्स था, ऑफिशियल, सर्वे एंड नॉन ऑफिशियल सोर्स। अब लिमिट्स ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ना, इसका कुछ लिमिट्स था, इसमें कुछ बुराइयां थी। बुराइयां क्या थी कि ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जो थॉट्स थे उसको बताने का काम करता था, उसको बताता था। वहीं दूसरी ओर जो कॉमन पीपल है उसकी फीलिंग को नेगलेक्ट कर देता था, उसे शो नहीं करता था। मतलब कहीं ना कहीं जो पीजेंट है, जो वर्कर्स हैं, और जो ट्राइबल्स पीपल हैं, उनका जो वॉइस है वो मिसिंग था, उनका वॉइस क्या था, मिसिंग था। ठीक है। और इसीलिए जो हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस मस्ट लुक एट अनदर सोर्स। हिस्टोरियंस को सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर रिलाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें जो है सो अदर सोर्स पर रिलाई करनी चाहिए। और वो अदर सोर्स क्या होगी, तो अदर सोर्स होगी सर्वेस और नॉन ऑफिशियल सोर्स, जैसे डायरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, बाजार बुकलेट्स। इसके अलावा जो लोकल न्यूज़पेपर है वो, उसके साथ साथ जो राइटिंग्स ऑफ रिफॉर्मर्स, मतलब जो रिफॉर्मर्स हैं वो कुछ लिखते थे तो उसे भी प्रिफर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो पोइट्स हैं और नॉवेलिस्ट हैं उन्हें भी प्रिफर किया जाना चाहिए। तभी आप जो है वो हिस्ट्री को सही से समझ सकते हो, सही से पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो होते थे बेसिकली वो बायस्ड होते थे। लोकल्स के जो प्रॉब्लम्स होते थे, लोकल्स के जो सोशल इश्यूज होते थे, उसे सो नहीं करते थे। तो ये हमारा इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो समाप्त हो गया। ठीक है। इस चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो समाप्त हो गया। तो जरा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले क्या देखा, तो सबसे पहले देखा कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट डेट्स, डेट्स डिपेंड ऑन फोकस ऑन स्टडी। मतलब इवेंट पर जो है सो ज्यादा फोकस करनी चाहिए। फिर देखा कि जेम्स मिल ने जो है सो इंडियन हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, उसके हमने प्रॉब्लम्स को भी देखा। उसके अलावा देखा कि जो कॉलोनियल रूल है ये लगातार हमारी जो इकोनॉमी है इसमें चेंज करता था, पॉलिटिक्स में चेंज करता था, साथ साथ जो हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें भी बदलाव करता था। फिर हमने देखा कि हिस्ट्री को पढ़ने का तीन सोर्स है, ऑफिशियल, सर्विस एंड नॉन ऑफिशियल। फिर हमने देखा कि टू स्टडी कॉमन पीपल, अगर मान लो हमें कॉमन पीपल की के बारे में पढ़ना है तो हमें अल्टरनेटिव सोर्स को देखना पड़ेगा। और वो अल्टरनेटिव सोर्स क्या था, तो अल्टरनेटिव सोर्स था नॉन ऑफिशियल सोर्सेस, लाइक डायरीज हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, लोकल न्यूज़पेपर हो गया। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा।
तो ये जो है सो हमारे इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद जरा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। उसको देखने से पहले जरा यहाँ पर हमने एक कोट लिखा है, इसको ध्यान से देखना। तो हिस्ट्री इज नॉट ओनली व्हेन एंड वेयर बट ऑल्सो हाउ एंड व्हाई। मतलब हिस्ट्री सिर्फ व्हेन एंड वेयर का से रिलेटेड नहीं है, बल्कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ये फोकस पढ़ना करना पड़ेगा कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, सिर्फ डेट्स के पीछे नहीं भागना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्यूरियस बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने पास्ट को एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। और इसे जो है सो जिस तरीके से हमने यहाँ पर आंसर लिखा है, आपको इसी तरीके से अगर आप आंसर लिख देते हो तो आपके एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। हाँ, बात तो सही है, 3 पीरियड डिवाइड तो किया था, लेकिन कौन कौन सा पीरियड था? तो हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। ऑब्वियस ही बात है, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन नहीं था। कौन कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश था। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक। अब ऑब्वियस ही बात, ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है सो कंट्रीज के लोगों के बारे में बताता ही नहीं था। मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, द ब्रिटिश थॉट्स सर्विस वेयर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो ब्रिटिश हैं वो सोचते थे कि सर्विस की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज है, वो सही तरीके से हो सके, इफेक्टिव तरीके से हो सके। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये है ट्रू। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द periodization ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। अब ये ध्यान देना, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो जरूर फोकस करना इस पे। और ध्यान देना, अगर हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर हो सके तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर आंसर लिखा है इसी तरीके से लिख दो। और ट्राई करो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसे पॉइंट वाइज लिखो, तभी फुल फुल नंबर मिल सकते हैं। तो देखो आंसर क्या है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश। द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम क्या था उसके साथ, इट इज रॉन्ग टू कैरेक्टराइज एंड इज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ रूलर। ठीक है, आप रूलर्स के रिलीजन के बेसिस पर आप किसी भी एज को कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। मैनली फेथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन दोज पीरियड, बहुत सारे फेथ जो है एग्जिस्ट करते थे उस पीरियड में भी। इट इग्नोर्स कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिफोर द ब्रिटिश। मतलब इसने क्या कह दिया था? इसने कह दिया था कि जो इंडिया है वो प्रोग्रेस तभी करी जब ब्रिटिश यहाँ पर आया। मतलब उसके पहले का जो प्रोग्रेस है उसको इसने इग्नोर कर दिया। मतलब ये भी गलत बात थी। इसके अलावा मिल्स आइडिया वॉज बायस। हमने पहले देखा था कि जो मिल है इसका जो आइडिया था कैसा था? बायस था। एज ही प्रेजेंटेड ब्रिटिश रूल एज सिविलाइजिंग एंड प्रोग्रेसिव। मतलब इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि जो ब्रिटिश रूल है ये एक सिविलाइजिंग है और प्रोग्रेसिव है। लेकिन शायद ये भूल गए थे, इन्हें पता ही नहीं था कि ब्रिटिश के आने से पहले जो भारत है ये सोने की चिड़िया हुआ करती थी। वाइल डिपेक्टिंग इंडियन सोसाइटी एज बैकवर्ड, इसने क्या कह दिया था? इसने कह दिया था कि जो इंडियन सोसाइटी है ये बैकवर्ड थी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये सवाल आए, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, तो जरूर देख लेना। और अगर सवाल आए तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो जो ब्रिटिश है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके क्यों रखता था? तो देखो, द ब्रिटिश प्रिजर्व्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज दे बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग। वे लोग जो है सो राइटिंग और जो रिकॉर्ड्स हैं उसे सुरक्षित रखने में भरोसा करता था, उसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। उनका मानना था कि एवरी प्लान, एवरी पॉलिसी, एवरी इंस्ट्रक्शन, एवरी एग्रीमेंट वॉज रिटन डाउन सो दैट इट कुड बी प्रॉपरली स्टडीड। मतलब वे लोग चाहते थे कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें सही तरीके से रखी जानी चाहिए, ताकि उन्हें जो है सो प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जा सकता है और साथ ही साथ उस पर डिबेट किया जा सकता है।
देयरफॉर दे सेट अप रिकॉर्ड्स रूम। और हमने देखा, पहले देखा कि इसीलिए जो है सो उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए रिकॉर्ड्स रूम सेटअप किए, आर्काइव सेटअप किए, और साथ ही साथ म्यूजियम्स को बनाए टू केयरफुली प्रिजर्व ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर्स। ठीक है, तो अगर एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो आपको सेम टू सेम लिख देनी है। अगर आप सेम टू सेम लिख देते हो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। मतलब जो हिस्टोरियंस हैं, अगर मान लो कोई चीज को वो ओल्ड न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं और उसी चीज को अगर वो पुलिस रिपोर्ट से कलेक्ट करते हैं तो अलग अलग क्यों होता है, वो डिफरेंट क्यों होता है? तो उसका रीजन ये है कि जो पुलिस रिपोर्ट्स है ये बेसिकली क्या होती थी, तो ये बेसिकली ऑफिशियल रिपोर्ट्स हुआ करती थी। ये क्या होती थी? ऑफिशियल रिपोर्ट्स हुआ करती थी। और ये जो ओल्ड न्यूज़पेपर है ये किस पर फोकस करती थी? तो ये फोकस करती थी जो लोगों के जो ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है, जो डिबेट्स हैं, और साथ साथ जो रिफॉर्मर्स के जो आइडिया है, और इसके अलावा जो सोशल इश्यूज हैं, इस पर फोकस करती थी। और वहीं दूसरी ओर जो ऑफिशियल जो पुलिस रिपोर्ट्स है ये किस पर फोकस करती थी? ये बेसिकली होती थी ऑफिशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, दस न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स द व्यूज ऑफ कॉमन पीपल। इसीलिए जो न्यूज़पेपर है वो एक कॉमन पीपल का जो व्यूज है उसे प्रोवाइड करता था। वहीं दूसरी ओर जो पुलिस रिपोर्ट्स है प्रेजेंट ओनली द गवर्नमेंट वर्जन। ये जो है सिर्फ गवर्नमेंट का जो वर्जन होता था उसी को बताने का काम करता था। ठीक, अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्विस इन योर वर्ल्ड टुडे। मतलब आज के वर्ल्ड में जो सर्विस होता है उसके क्या आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? फिर सेकंड पार्ट इसका है, व्हाट कैन अ हिस्टोरियंस डिराइव फ्रॉम सच सर्विस। अब जो हिस्टोरियंस हैं वो इन सर्विस से क्या डिराइव डिराइव करते हैं, क्या कलेक्ट करते हैं? तो सबसे फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर देते हैं। तो देखो बहुत सारे सर्विस किए जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन सर्विस हुआ, एजुकेशनल सर्विस हुआ, हेल्थ सर्विस हुआ, एग्रीकल्चरल सर्विस हुआ, मार्केट सर्विस हुआ, एक्सेट्रा। बहुत सारे सर्विस किए जाते हैं। और जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस कैन डिराइव इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स लिविंग कंडीशन। इसके साथ साथ सोशल एंड कल्चरल पैटर्न, मतलब जो लोगों का जो सोशल और कल्चरल पैटर्न है वो कैसा है, लिटरेसी रेट कैसी है, ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, लाइफ स्टाइल क्या है लोगों की, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेंजेस इन सोसाइटी ओवर टाइम। मतलब समय के साथ साथ सोसाइटी में बदलाव कैसे आया। तो इन सब चीजों को हिस्टोरियन जो सर्विस है वहां से डिराइव करने का काम करता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आज के इस चैप्टर के सबसे लास्ट सवाल में। सवाल ये है कि इमेजिन दैट यू आर अ हिस्टोरियन। भाई अब आपको इमेजिन करना है कि आप जो है सो एक हिस्टोरियन हो। अब आप चाहते हो कि वांटिंग टू फाइंड आउट हाउ एग्रीकल्चरल चेंज इन अ रिमोट ट्राइबल एरिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप चाहते हो स्टडी करना कि इंडिपेंडेंस के बाद रिमोट ट्राइबल एरिया में जो एग्रीकल्चरल है वो किस तरीके से उसमें चेंज आया। ठीक है, तो लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच यू वुड फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन दिस। तो आपको बतानी है, उस लिस्ट को बताना है जिस लिस्ट पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो वो लिस्ट कौन कौन सा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे फर्स्ट लिस्ट होगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड एग्रीकल्चरल सर्वेस। उसके अलावा सेंसस डाटा होगी और ऑफिशियल रिपोर्ट्स होगा। उसके साथ साथ जो लोकल न्यूज़पेपर है और जो मैगजीन है आप उसे प्रीफर करोगे। उसके साथ साथ आप जो फार्मर्स हैं उनके पास जाओगे और उनसे पूछोगे। उसके अलावा आप जो है सो फील्ड विजिट करोगे और वहाँ का जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसे ऑब्जर्व करोगे। उसके साथ साथ जो फोटोग्राफ्स हैं, जो मैप्स हैं, उसे आप रीड करोगे। और उसके साथ साथ जो एनजीओज के जो रिपोर्ट्स हैं आप उसे प्रेफर करोगे। मतलब दिस रिसोर्सेज टुगेदर वुड गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ एग्रीकल्चरल चेंजेस। मतलब अगर आप इन रिसोर्सेज को फॉलो करते हो, इनसे आप पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर में जो चेंज आई है आपको उसका आइडिया हो जाएगा, आपको उसकी बेटर तरीके से जानकारी हो जाएगी। तो यही इस चैप्टर में था। तो बस इतना ही चैप्टर में था। जरा एक बात और बता देता हूँ आपको, हमारे देश में जो सेंसस है वो एवरी 10 ईयर्स में होता है। जो सेंसस है
वो एवरी 10 ईयर्स के ड्यूरेशन में होता है। लास्ट टाइम हमारे देश में 2011 में सेंसस हुआ था। उसके बाद 2021 में होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू नाइनटीन कोविड 19 ये पॉसिबल नहीं हो सका। तो ध्यान रखना, जो सेंसस है वो कितने साल में होती है? एवरी 10 ईयर्स में होती है। ठीक। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे देखे, उसके अलावा जो क्वेश्चन हमने वो देखे। आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर लेना, और साथ साथ इसी तरीके से हम जो है सो सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, इसीलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।